नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 और इसमें हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। ठीक है, आज का ये जो लेक्चर है ना दोस्तों, ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम देखने वाले कौन सा टॉपिक, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम जानेंगे कि महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना वो किस प्रकार से डेवलप हुआ है। ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहली ही लाइन में इन्होंने क्या कहा है कि महाराष्ट्र इज एन इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट। मतलब अगर देखा जाए महाराष्ट्र को तो ये क्या है, इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट है, यानी यहाँ पर इंडस्ट्रीज का काफी डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज अ मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो वो निभाता है दोस्तों हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इतना ही नहीं, देखो इसके पास ना पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटी होती है। किस चीज की कैपेबिलिटी होती है, तो टू एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर, यानी फार्मिंग सेक्टर से अगर एक्सेस लेबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे खेती का काम हो रहा है तो खेती में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पीपल है वो क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में जाकर के काम कर सकते हैं, है ना। इसके पास इतना पोटेंशियल होता है कि और भी लोगों को ये काम पे रख सकता है, मतलब काम दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पर क्या क्या है, तो देखो इसकी वजह से होता है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स का डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आप सभी लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, अब वो कंपनी क्या कर रही थी, पहले ना नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने सोचा कि चलो हम थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं, मतलब डाइवर्सिफाई करते हैं, नई नई चीजें लॉन्च करते हैं। तो उन्होंने अब नोटबुक के साथ साथ और भी जो अलग अलग चीजें होती है, ये पेंसिल वगैरह, पेन, रबड़, ये सब का भी मैन्युफैक्चरिंग करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्रीज लगती जाएंगी तो क्या होगा, मार्केट्स में डाइवर्सिफिकेशन होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा। ठीक है, एंड जनरेट्स हायर इनकम्स एंड हायर प्रोडक्टिविटी। यस एवरीवन, इंडस्ट्रीज की वजह से ये भी हमें देखने के लिए मिलता है, इनकम हायर होती है, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो यस एवरीवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो अगर हम देखें तो एज पर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी SASI 2016-17 के अकॉर्डिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र इज एट द टॉप पोजीशन। यानी जो महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना बच्चों, वो टॉप पोजीशन पे था इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ASI। ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2016-17। ठीक है, और अगर इसका शेयर देखा जाए कहां पर, NVA यानी कि नेट वैल्यू एडेड में, तो ये कितना था, लगभग 18%, राइट। और इसकी वजह से देखिएगा जो महाराष्ट्र है ना दोस्तों, महाराष्ट्र हैज ऑल्सो बीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। यानी जो भी अलग अलग इन्वेस्टर्स है, चाहे वो हमारे कंट्री को या फिर बाहर वाले हो, ठीक है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन बोला गया है, यानी बाहर, देखो बाहर वाले भी क्या कर सकते हैं, हमारे कंट्री में डेवलपमेंट में बोल रही हूँ, हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे उनको किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो महाराष्ट्र है ना दोस्तों, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक और जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। मतलब अगर किसी को इन्वेस्ट करना होगा तो पहला प्रेफरेंस वो किसको देंगे, महाराष्ट्र को ही देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे, बात करेंगे किसकी दोस्तों, FDI की। जैसे मान लीजिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको कहा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो क्या करते हैं, महाराष्ट्र में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फॉरेन वाले क्या कर रहे हैं, हमारे देश में पैसा लगा रहे हैं, यानी कैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो, तो चलो अभी FDI के बारे में हम पढ़ लेते हैं कुछ बातें कि FDI को लेकर के क्या क्या बातें बताई गई हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। इन द अर्ली 1990s, मतलब 1990 के शुरुआत में क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अमेंडिंग द नॉर्म्स कैपिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्टन सेक्टर्स। यानी जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना दोस्तों, उन्होंने क्या सोचा कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, चलो इसमें हम कुछ ना कुछ सुधार करते हैं, मतलब कुछ बदलाव करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो वो करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अगर हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, मतलब बाहर के कंट्री वाले लोग, मतलब बाहर से पैसा हमारे देश में आएगा ना अगर इन्वेस्टमेंट होगा, और हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमारे देश का ही होगा, तो इससे हमारा फायदा है कि नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्या करते हैं, चलो कुछ चेंजेस करते हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ताकि जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना वो बढ़ पाए। ठीक है, कुछ सेक्टर्स में। फिर यहाँ पे देखो, अब आप लोगों को पता होगा, नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने तो पढ़ोगे, कभी तो पढ़ोगे। ओसी में हम लोगों ने, मतलब ओसी में आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। देखो 1991 में क्या आया था दोस्तों,
तो ये LPG, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक तो होता है L4 होता है लिबरलाइजेशन, P4 होता है प्राइवेटाइजेशन और G4 क्या होता है बच्चे, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों में से एक की इसमें बात की जा रही है, लिबरलाइजेशन की। ठीक है, तो अब ये दोस्तों लिबरलाइजेशन क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे आपको उसी में पूरा डिटेल में आपने पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, 1991 के पहले की मैं बात बता रही हूँ। क्या होता था कि जैसे मान लीजिए आपको कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है ना, तो आपको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, मतलब परमिशन अलग अलग ऑफिस में जाकर के लेनी पड़ती थी, और तब जाके आप क्या कर सकते थे, इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, तो देखो परमिशन लेना तो ठीक है, लेकिन उसमें ना काफी टाइम लगता था, और अलग अलग ऑफिस में जाकर के फिर परमिशन लो, लाइसेंस लो। तो इससे अच्छा लोग क्या सोचते थे कि इंडस्ट्री खोलने से अच्छा है कि चलो हम कहीं पे जाके जॉब ही कर ले। ठीक है, तो जब ऐसा गवर्नमेंट ने देखा कि कोई मतलब इंडस्ट्री जो है वो कम होते जा रही है, तो क्या कारण है, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ जो भी हमारे रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, उनमें हम कुछ चेंजेस लाते हैं। तो इसकी वजह से ये वाला रिफॉर्म आया, कौन सा, LPG 1991 में। ठीक है, जिसमें से एक क्या था बच्चे, लिबरलाइजेशन। इसके तहत क्या हुआ कि पहले जो इंडस्ट्रीज को, मतलब अगर आपको कोई भी इंडस्ट्रीज खोलनी है तो उसमें बहुत सारे लाइसेंस लगते थे, तो वो लाइसेंस को हटाया गया। ठीक है, अननेसेसरी जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाया गया, ताकि जो लोग है ना वो क्या हो, वो थोड़ा सा मोटिवेट हो कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रीज वगैरह खोलनी चाहिए। इसके लिए उनको मोटिवेशन मिले, इसीलिए जो भी अननेसेसरी चीजें थी, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको गवर्नमेंट ने हटा दिए। ठीक है, मतलब कुछ ही ऐसे काम थे जिसके ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाए, वरना बाकी सबके ऊपर से हटा दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो अब देखो लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि द लिबरलाइजेशन एक्ट ऑफ 1991 क्लियर द पाथ ऑफ FDI। यानी कि देखो अगर लिबरलाइजेशन आया, ठीक है, तो लिबरलाइजेशन आने की वजह से जो हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मोटिवेट हुए कि हमें इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए। अब जब इंडस्ट्रीज स्टार्ट करेंगे तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो होगा, बाहर वाले हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये बात हो जाती है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र हैज बीन कंसिस्टेंटली रैंक एज द नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया। यानी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे कौन है भाई, वो है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, एंड द स्टेट हैज रिमेन्ड इन द फोरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ FDI इनफ्लो इन द कंट्री। यानी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे आगे कौन है भाई, महाराष्ट्र ही है ये FDI के मामले में भी, यानी कि बाहर से पैसा सबसे ज्यादा यहीं पे आ रहे हैं। ठीक है, फिर द FDI इन्फ्लोज इन महाराष्ट्र, मतलब FDI कितना आया महाराष्ट्र के अंदर देखिएगा, सिंस अप्रैल 2000 टिल सितंबर 2017, मतलब यहाँ से लेकर के 2000 से लेकर के अभी तक 2017 की बात की जा रही है, कितना हुआ, 6,11,760 करोड़, विच इज 31% ऑफ द टोटल FDI इनफ्लो इन ऑल इंडिया लेवल। यानी ऑल इंडिया लेवल पे जो FDI मतलब इनफ्लो होता है उसमें से 31% केवल कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, अकॉर्डिंग टू, मतलब यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक देखा जाए तो 2000 से लेकर के सितंबर 2017 तक। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज के मामले में कितना आगे है, राइट। तो ये हो गया बच्चों FDI, आई होप सो समझ आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स की। देखो कोई भी काम करने जाओगे प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या क्या है इंडस्ट्रीज में, प्रॉब्लम क्या क्या है, जनरल प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्या क्या परेशानियां हैं भाई जरा देख लेते हैं। तो पहली परेशानी, डिलेज इन द गवर्नमेंट प्रोसीजर। अब देखो भाई सरकारी काम है ना, तो उसमें डिलेज तो होते ही है। जैसे मान लीजिए आपको इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, अब अगर आपको इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो आपको परमिशन लेने पड़ेंगे अलग अलग ऑफिस में जाकर के, राइट, तो उसमें टाइम लग सकता है क्योंकि वो भैया सरकारी काम है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रॉपरली ना होना, ठीक है, एडिकेट अपॉर्चुनिटीज ना होना, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी की कमी होना, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एनर्जी हो गया, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ये सब कुछ अगर अच्छा रहेगा तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो डेफिनेटली डेवलप करेगी, ठीक है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम खराब है देन प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ना, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री चला रहे हो तो भाई सामान लाना पड़ेगा, फिर सामान आपने बनाया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। और अगर आप चाहते हो कि आपके कंपनी में हमेशा काम होता रहे तो लाइट वगैरह एनर्जी सब कुछ प्रॉपरली रहनी चाहिए, है ना।
नेक्स्ट है यहाँ पे कि लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, मतलब जो नए एंटरप्रेन्योर्स है जो इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं उनमें मोटिवेशन की कमी। अब उनको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? देखो, अगर सरकार अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को हटाएगी, जैसे अभी मैंने लिबरलाइजेशन की बात की, तो जब पहले लिबरलाइजेशन नहीं आया था उसके पहले लोगों को अगर इंडस्ट्री खोलना होता था, ठीक है, तो उनको सोचना पड़ता था क्योंकि सरकारी काम में टाइम लगेगा, फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो इसी डर से क्या करते थे, इंडस्ट्री ज्यादा खुल ही नहीं पाती थी। लेकिन जब सरकार ने क्या किया, लिबरलाइजेशन लाया 1991 में, तो क्या हुआ कि जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटाए गए और लोग मोटिवेट हुए कि चलो फिर हम क्या करते हैं, अपनी जो इंडस्ट्रीज है वो खोलते हैं, ठीक है। तो वही बात हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि डेवलपमेंट, लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स है उनकी कमी होना डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स की। एंड यहाँ पे लास्ट वन है बच्चों रीजनल इम्बैलेंस, कोई रीजन तो एकदम मतलब क्या है, प्रॉपरली डेवलप हुआ है, कुछ डेवलप ही नहीं हुआ है, कुछ अंडर डेवलप्ड है तो कुछ डेवलप्ड है। तो रीजनल इम्बैलेंस भी एक यहाँ पे क्या है दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रॉब्लम है, राइट। तो ये सारे हमारे जनरल प्रॉब्लम्स हैं इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। आई होप सो ये भी आप समझ गए होंगे। देखो, जनरल प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, चलो अब हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि देखो अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो किसका फायदा है, हमारा ही तो फायदा है, हमारे देश का विकास होगा, है ना, हमारी जो इकोनॉमी है वो और आगे तक जाएगी। तो सरकार क्या करती है, इसके लिए कुछ अपनी तरफ से भी स्टेप्स उठाती है ताकि लोग क्या हो, मोटिवेट हो इंडस्ट्रीज खोलने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो हमारे स्टेट में या फिर हमारे कंट्री में। इसके लिए ना सरकार के द्वारा कुछ स्टेप्स भी लिए जाते हैं, तो वही सारे हम मेजर्स की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो है ना दोस्तों, ये रहा आपके सामने, सिंगल विंडो सेल वाज इनिशिएटेड टू प्रोवाइड ऑल क्लियरेंसेस टू द एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। यानी देखो, आपको इंडस्ट्रीज खोलनी है, अलग अलग जाके अलग अलग ऑफिस में आपको परमिशंस लेने पड़ेंगे, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें टाइम लग जाता है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम लाए जिसमें क्या किया जाए कि एक ही जगह पे आपका सब काम हो जाए, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, सिंगल विंडो सेल। क्यों ये लाया गया, ताकि एक ही जगह पे अगर काम हो जाएगा आपका तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग जगह पे आपको पैसे नहीं मतलब देने पड़ेंगे, एक ही बार में गए और पूरा काम करा के आ गए। तो ये हो गया सिंगल विंडो सिस्टम। तो ये एक इनिशिएटिव है जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, एक पोर्टल है मैत्री, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, यानी कि मैत्री, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया। वाई इसको, मतलब इसको हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, हमने नहीं किया, महाराष्ट्र मतलब जो हमारी सरकार है, ठीक है, इन्होंने किया। क्यों किया, टू प्रोवाइड ऑनलाइन कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, यानी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, वहां से जाकर के ले सकते हो। तो इसको इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि अवार्ड्स फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, मतलब एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए अगर कोई मतलब बिजनेस है जो एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा आगे है तो उसको अवार्ड्स वगैरह देना, ठीक है। तो awards for export performance and space rent subsidies are provided to small scale industries to encourage participation in the international exhibition, यानी जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन है वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, स्मॉल स्केल वाले भी। इसके लिए उन्हें क्या प्रोवाइड करना, तो स्पेस रेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये भी एक मतलब चलाया गया ताकि लोग क्या हो, मोटिवेट हो और वो अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहे, ठीक है। जैसे आपके मतलब अगर हमें मोटिवेशन मिलता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया, आपने ना आज चाय बना दी समझ लीजिए अपने घर में, ठीक है, तो क्या होगा, आपने पहली बार चाय बनाया, समझ लो कि आपने पहली बार खूब अच्छी चाय बना के आपने सबको पिला दी, सब लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे, आपको मतलब बहुत ज्यादा क्या करेंगे, क्या कहते हैं ये, मतलब मोटिवेट करेंगे कि हाँ तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई है, चलो आगे भी बनाना, मतलब और भी चीजें बनाना सीखो, ठीक है। तो क्या होगा, जब सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आप और मोटिवेट होंगे कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, जब सरकार क्या करेगी, उनको सपोर्ट करेगी, ठीक है, मोटिवेट करेगी, तो वो लोग खुद ही आगे आएंगे और हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए किसका निर्माण करना, SEZ, यानी कि क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये होता है, कहाँ गया ये, देखो ये पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, बाकी इन दोनों का मतलब तो आपको मालूम ही है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा था। अमेंड यानी क्या होता है, टू चेंज समथिंग स्लाइटली इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर, यानी अच्छा बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज है उसको अच्छा बनाने के लिए उसमें हमको चेंजेस कर रहे हैं, दैट इज आर अमेंड, ठीक है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, मेक योर पोजीशन ऑफ पावर फॉर्मर, मतलब आपका जो पोजीशन है उसको और अच्छा बनाने के लिए, जैसे इसमें ये कंसोलिडेट आया था ना, तो देखो ये क्या करते हैं, ये
कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देते ताकि वो क्या बन सके और फर्मर बन सके, ठीक है, और पावर इनके पास आ सके। फिर यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हम बात कर रहे थे, तो क्या है, एन एरिया मतलब वो एरिया इन अ कंट्री दैट सब्जेक्ट टू डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशंस देन अदर रीजन्स विद द सेम कंट्री, यानी सेम कंट्री के अंदर, मतलब मान लीजिए एक रीजन है, ठीक है, जहां पर क्या है बच्चों, जहां पर है हमारा डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशंस, मतलब वहां पे इकोनॉमिक रेगुलेशंस क्या है, अलग है दूसरे रीजन के कंपैरिजन में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना किस लिए, टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और फिर यहाँ पे 5th पॉइंट है हमारा कि महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि MSICDP इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द स्टेट टू डेवलप स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, मतलब स्मॉल, छोटे, मीडियम और जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, इसको इम्प्लीमेंट किया गया, यानी इसको चलाया गया, ठीक है, समझ आ रहा है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब ये सरकार क्यों कर रही है, ताकि इंडस्ट्रीज डेवलप हो, हमारे स्टेट के अंदर हमारा विकास हो, हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़े, इसके लिए सरकार भी क्या करती है, प्रयास करती है, ठीक है। चलो, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, हमने जाना इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, FDI भी हमने समझ लिया, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सरकार के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव, मतलब कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, ये भी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है। अब दोस्तों हमारा क्या आ जाता है, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर अभी पढ़ेंगे क्या, नहीं, सर्विस सेक्टर हम बाद में पढ़ेंगे। देखो अभी तक ना हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और वो जो हमारे फीचर्स वगैरह थे ये सब हमने कवर किया था। सेकंड में हमने देखा था दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, और थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा यानी लेक्चर नंबर 4, उसमें हम देखेंगे बच्चों किसके बारे में, तो सर्विस सेक्टर के बारे में हम समझेंगे कि महाराष्ट्र में सर्विस सेक्टर का विकास किस प्रकार से हुआ है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।